नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले बात करेंगे सुर्खियों की। बजट पर सीएम त्रिवेंद्र रावत बोले, बजट में पीएम मोदी की मजबूत इच्छा शक्ति प्रकट हुई। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना होगी साकार। बजट को लेकर केंद्र सरकार पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने साधा निशाना। बजट को पूंजीपतियों के हक में बताया। प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक आज। कुंभ की एसओपी पर होगा मंथन। राज्य मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में होगी बैठक। पत्रकारों को संबोधित करते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, प्रदेश सरकार ने 1 मार्च से बजट सत्र शुरू करने का निर्णय लिया। देहरादून पहुंचे मनोज सिसोदिया, अपने आप सदस्यता का किया शुभारंभ। आप सदस्यता अभियान उत्तराखंड में भी केजरीवाल की शुरुआत। किसान के आंदोलन को समर्पित हुई शादी। दूल्हा अपनी दुल्हन को ट्रैक्टर पर लेकर पहुंचा। की न्यूज़, खबरों का सारथी। और उत्तरकाशी से बड़ी खबर हमारे बीच आ रही है। यमुना घाटी के लोगों के लिए अच्छी खबर है। सामूहिक विवाह केंद्र का ब्लूप्रिंट भी तैयार। स्थानीय जनता ने जताया सीएम और विधायक का आभार। यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत ने पत्रकार वार्ता में दी। और ये बड़ी खबर आप देख सकते हैं, उत्तरकाशी से यमुना घाटी के लोगों के लिए यह अच्छी खबर है। बड़कोट तहसील के गगनानी में बनेगा सामूहिक विवाह केंद्र। विवाह केंद्र के लिए लगभग 2.5 करोड़ की मंजूरी मिली। यमुनोत्री विधायक केदार रावत ने गरीब वर्गों को सौगात दी है। यमुना घाटी के लोगों के लिए ये अच्छी खबर। उत्तरकाशी से ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। सामूहिक विवाह केंद्र का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा चुका है। स्थानीय जनता ने जताया सीएम और विधायक का आभार। और ये आप तस्वीरों में लगातार देख सकते हैं ब्लूप्रिंट जो तैयार किया जा चुका है सामूहिक विवाह केंद्र के लिए। और एक और बड़ी खबर आ रही है उत्तरकाशी से, जहां पर अन्न भंडार चढ़ा आग की भेंट। आग की चपेट में आने से जलकर खाक हुआ अनाज। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। विकासखंड पुरोला के ग्राम पंचायत नागझाला का मामला। और ये खबर उत्तरकाशी से, जहां अन्न भंडार आग की चपेट में आ गया है। आग की चपेट में आने से अनाज जलकर खाक हो गया है। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। विकासखंड के पुरोला ग्राम के पंचायत नागझाला का मामला बताया जा रहा है। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं उत्तरकाशी से खबर, अन्न भंडार चढ़ा आग की भेंट। बताया जा रहा है कि इस अन्न भंडार में जितना भी अनाज था वो जलकर खाक हो गया है। बड़ी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने इस पर काबू पाया। वहीं बजट में क्या कुछ खास है आपके लिए, आइए आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। वन नेशन वन राशन कार्ड को 32 राज्यों में लागू किया जाएगा। 86% लोगों को इसमें कवर किया जा चुका है। उज्ज्वला योजना का फायदा 1 करोड़ और महिलाओं तक पहुंचाया जाएगा। भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए 3.3 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। 3500 किलोमीटर नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट के तहत तमिलनाडु में 1.03 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका कंस्ट्रक्शन अगले साल से शुरू होगा। 1100 किलोमीटर नेशनल हाईवे केरल में बनेंगे। इसके तहत मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर भी बनेगा। केरल में इस पर 65,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
बंगाल में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से हाईवे बनेंगे। कोलकाता सिलीगुड़ी रोड का अपग्रेडेशन होगा। 34,000 करोड़ रुपए असम में नेशनल हाईवेज पर खर्च होंगे। शहरी इलाकों में बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया जाएगा। 20,000 बसें तैयार होंगी। इससे ऑटो सेक्टर को मदद मिलेगी और रोजगार बढ़ेगा। 702 किलोमीटर मेट्रो अभी चल रही है। 27 शहरों में कुल 1016 किलोमीटर मेट्रो पर काम चल रहा है। कम लागत से टियर 2 शहरों में मेट्रो लाइट्स और मेट्रो नियो शुरू होगी। कोच्चि मेट्रो में 1900 करोड़ की लागत से 11 किलोमीटर हिस्सा बनाया जाएगा। चेन्नई में 63,000 करोड़ रुपए की लागत से 180 किलोमीटर लंबा मेट्रो रूट बनेगा। बेंगलुरु में भी 14,788 करोड़ रुपए से 58 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन बनेगी। नागपुर में 5,976 करोड़ और नासिक में 2,092 करोड़ से मेट्रो बनेगी। 182 दिन की जगह 120 दिन में कंपनी शुरू कर सकेंगे। ये स्टार्टअप के लिए बड़ी मदद होगी। छोटी कंपनियों की परिभाषा में भी बदलाव होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए अलग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। इंश्योरेंस एक्ट 1938 में बदलाव होंगे। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को 49% से बढ़ाकर 74% किया जाएगा। आईडीबीआई के साथ साथ 2 बैंक और 1 पब्लिक सेक्टर कंपनी में विनिवेश होगा। इसके लिए कानून में बदलाव होंगे। एलआईसी के लिए भी आईपीओ प्लान लाया जाएगा। सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। बैंकों को एनपीए से छुटकारा दिलाने के लिए स्टेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और स्टेट मैनेजमेंट कंपनी भी बनाई जाएगी। रेलवे ने नेशनल रेल प्लान 2030 बनाया है ताकि फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बनाया जा सके और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम की जा सके। जून 2022 तक ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर तैयार हो जाएगा। सोमनगर गोमो सेक्शन पीपीपी मोड में बनाया जाएगा। गोमो दमकुनी सेक्शन भी इसी तरह बनेगा। खड़गपुर विजयवाड़ा भुसावल खड़गपुर इटारसी विजयवाड़ा में फ्यूचर रेडी कॉरिडोर बनाए जाएंगे। दिसंबर 2023 तक 100% ब्रॉड गेज का इलेक्ट्रिफिकेशन होगा। विस्टा डोम कोच शुरू होंगे ताकि यात्रियों को अच्छा अनुभव हो। हाई डेंसिटी नेटवर्क, हाई यूटिलाइज नेटवर्क पर ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम शुरू किए जाएंगे। ये सिस्टम देश में ही बनेंगे। 1.10 लाख करोड़ रुपए रेलवे को दिए जा रहे हैं। 1.07 लाख करोड़ रुपए सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की जरूरत है। इसके लिए एक बिल लाया जाएगा। 20,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे ताकि 5 लाख करोड़ रुपए का लैंडिंग पोर्टफोलियो 3 साल में बनाया जा सके। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मोनेटाइज करने पर ध्यान दिया जाएगा। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लॉन्च होगी। इसका एक डैशबोर्ड बनेगा ताकि इस मामले में हो रही तरक्की को देखा जा सके। नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज भी अंतर्राष्ट्रीय निवेश आकर्षित करेगी। रेलवे भी फ्रंट कॉरिडोर को मोनेटाइज करेगी। आगे जो भी एयरपोर्ट बनेंगे उनमें भी मोनेटाइजेशन पर ध्यान दिया जाएगा। न्यूट्रिशन पर भी ध्यान दिया जाएगा। मिशन पोषण 2.0 शुरू किया जाएगा। वाटर सप्लाई भी बढ़ाएंगे। 5 साल में 2.87 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। शहरी इलाकों के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया जाएगा। शहरी स्वच्छ भारत मिशन पर 1.48 लाख करोड़ 5 साल में खर्च होंगे। नीमोकोकल वैक्सीन को देश भर में शुरू किया जाएगा। इससे 50,000 बच्चों की हर साल जान बचाई जा सकेगी। 64,180 करोड़ रुपए के बजट के साथ प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू होगी। ये बजट नई बीमारियों के इलाज के लिए भी होगा। 70,000 गांवों के वेलनेस सेंटर्स को इससे मदद मिलेगी। 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल शुरू होंगे। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को मजबूत किया जाएगा।
इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल शुरू किया जाएगा ताकि पब्लिक हेल्थ लैब्स को कनेक्ट कर सके। 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स शुरू किए जाएंगे। 9 बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब शुरू होंगी। 2021-22 में एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट 16.5 लाख करोड़ का है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में जल्द खराब होने वाली 22 फसलों को शामिल किया जाएगा। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तक APMC की भी मदद पहुंचेगी। कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेटुआ घाट जैसे शहरों में 5 बड़े फिशिंग हार्बर बनेंगे। तमिलनाडु में मल्टीपर्पज सीवेड पार्क बनेगा। NGO, राज्य सरकारों और प्राइवेट सेक्टर की मदद से 100 नए सैनिक स्कूलों की शुरुआत होगी। लद्दाख में हायर एजुकेशन के लिए लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल स्कूलों में सुविधाओं का सुधार होगा। अनुसूचित जाति के 4 करोड़ बच्चों के लिए 6 साल में 35,219 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आदिवासी बच्चों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी लाई जाएगी। और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर HRD मिनिस्टर निशंक क्या कुछ कह रहे हैं। बहुत ही सकारात्मक रहा है। और जहाँ तक शिक्षा का विषय है, क्योंकि हम नई शिक्षा नीति को लेकर के आए और देश की वित्त मंत्री ने सदन में कहा कि ये जो नई शिक्षा नीति आई है इसका बहुत स्वागत हुआ है, बहुत उत्सव है, उल्लास है। और उसको क्रियान्वित करने की दृष्टि से उन्होंने बहुत सारी योजनाओं को दिया है। लेकिन यदि मैं मोटी कहूँगा तो हमने ये कहा था कि इस नई शिक्षा नीति को अंतिम छोर तक के बच्चे तक सशक्त तरीके से लेके जाना है। उसके लिए एक मॉडल तैयार किया। 15,000 अटल आदर्श स्कूल, जहाँ एक ब्लॉक में बेसिक स्कूल होगा, एक जूनियर होगा, एक हाई स्कूल होगा, एक इंटर कॉलेज होगा, उनको उस ब्लॉक में सशक्त तरीके से किया जाएगा। ऐसे 15,000 स्कूलों को जो मॉडल ऐसे आदर्श बनेंगे जो अन्य स्कूलों को लीडरशिप देंगे। वहीं हमारा जो स्कूली शिक्षा की दिशा में यदि देखेंगे तो 92 लाख अध्यापकों को प्रशिक्षण करने का जो निष्ठा का अभियान है, उस अभियान को भी गतिशीलता मिलेगी। और स्कूली शिक्षा में केंद्रीय विद्यालय और हमारे नवोदय विद्यालय, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उसको भी अतिरिक्त इस समय उसकी अवस्थापनाओं के लिए बजट मिला। जहाँ तक उच्च शिक्षा का देखेंगे तो उच्चतर शिक्षा आयोग का गठन, उसके गठन करते ही उसके 4 अन्य परिषद बनेंगे। एक क्रियान्वयन की होगी, एक मूल्यांकन की होगी, एक क्रियान्वयन की होगी, प्रशासन की होगी, एक फाइनेंस की होगी। और उसके माध्यम से तेज़ी से काम करना। जहाँ ये काम करना शुरू करेगा वहीं नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, क्योंकि इस देश में शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में उसकी ऊंचाइयों तक ले जाना है। 50,000 करोड़ रुपए कोई शायद सोच भी नहीं सकता था। उसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए 50,000 करोड़ का प्रावधान करना। और इधर हमारे लेह लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर के और भारतीय भाषाओं के सशक्तिकरण, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मुझे जो मातृभाषा में इंजीनियर और डॉक्टर भी बन सकेंगे, तो उसके लिए जो भाषाओं का जो अनुवाद का है, उस अनुवाद के संस्थान को ऐसे भाषा विश्वविद्यालय, ताकि मेरे देश की सभी भारतीय भाषाएं सशक्त हो सकें, उसके संस्थान का भी बनाया। तो 9 शहरों में हम हब बनाएंगे, शिक्षा के हब को बनाएंगे। और 3,000 करोड़ रुपया केवल अप्रेंटिसशिप के लिए अलग से दिया, ताकि ये जो युवा इंजीनियरिंग करके आते हैं वो और सक्षम होकर के बाहर निकल सकें। बहुत सारी योजनाएं उन्होंने दी हैं इस नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की दिशा में। हमको इस बजट में मुझे भरोसा है कि ये जो बजट है, इससे हम नई शिक्षा नीति को और तेज़ी से नीचे तक लेकर के जा सकेंगे। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि आपने जिस तरीके से शिक्षा को दिया गया है, तरह तरह की स्कीम्स भी आई हैं, हमने देखा है कि हमारे देश से बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करने के लिए विदेशों में जाते हैं, जॉब के लिए विदेशों में जाते हैं। क्या ऐसी व्यवस्था भी बनाई जा रही है कि आने वाले कुछ सालों में शिक्षा, रिसर्च, इसके लिए भारत ही हब होगा और विदेश के लोग भी इधर आके पढ़ाई? निश्चित रूप में बहुत अच्छा सवाल आपने किया है।
और इस देश में एक बार होड़ थी विदेश जाने की, होड़ थी पैकेज की। अब न विदेश जाने की होड़ होगी और न पैकेज की होड़ की। पैकेज की होड़ पेटेंट में बदल जाएगी, क्योंकि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन 50,000 करोड़ का शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में जाएंगे। लोग यहाँ अपना पेटेंट तैयार करेंगे पूरी दुनिया के लिए। और जो छात्र बाहर जाते थे अब उनको जाने की इसलिए ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हम सभी कुछ यहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं। हम दुनिया की शीर्षस्थ 100 विश्वविद्यालयों को हिंदुस्तान में आमंत्रित कर रहे हैं और हमारे जो शीर्षस्थ विश्वविद्यालय वो वहाँ जाएंगे। हम क्रेडिट बैंक बना रहे हैं, जो हस्तांतरण होगा। जो बच्चा आज अमेरिका में पढ़ रहा है वो यहाँ उसका मूल्यांकन हो सकता है, जो यहाँ पढ़ रहा है वो वहाँ मूल्यांकन हो सकता है। और इसीलिए हमने स्टडी इन इंडिया को कहा है, आओ भारत में आओ। मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है कि इस समय भी ऐसी परिस्थितियों में 50,000 से अधिक छात्रों ने स्टडी इन इंडिया, जो विदेशी छात्र हैं, स्टडी इन इंडिया के तहत उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया। और आज आसियान देशों के, आज ही सुबह आसियान देशों के साथ मैं जुड़ा था। और लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, फौरन होते हैं हाजिर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बुलेटिन में बात करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय बजट 2021-2022 पर बोलते हुए कहा है कि विपरीत परिस्थितियों में बहुत ही समावेशी बजट प्रस्तुत किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में प्रधानमंत्री की मजबूत इच्छा शक्ति दिखाई देती है। 6 स्तंभों पर आधारित इस बजट में आधारभूत संरचना के विकास, रोजगार सृजन के साथ ही गांवों और किसानों का भी ख्याल रखा गया है। इस बजट को सभी देशवासियों की आकांक्षाओं का बजट कह सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट से स्वस्थ और सुरक्षित भारत की परिकल्पना पूर्ण होगी। हेल्थ केयर में 137% की वृद्धि की गई है। ये बजट आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करेगा। विकास, नवाचार, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, इन 6 स्तंभों पर विशेष फोकस किया गया है। और इसलिए मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कोरोना जैसी महामारी के बावजूद और इन विपरीत परिस्थितियों में भी एक ऐसा बजट देश को दिया है जो भारत की विकास दर को बढ़ाएगा, रोजगार सृजन पैदा करेगा और किसानों और गांवों का ध्यान रखने वाला, ख्याल रखने वाला ये बजट है। उत्तराखंड कुमाऊं भ्रमण के दौरान उधम सिंह नगर जिले के सीमांत खटीमा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बता दें कि खटीमा किसान नेता प्रकाश तिवारी के घर में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार के द्वारा पेश किया गया आम बजट पर सरकार पर निशाना साधा। साथ ही इस बजट को पूंजीपतियों के हक में बताया है। निर्मला सीतारमण जी का जो ये बजट है,
ये बजट ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त निराशा को और बढ़ाएगा और बेरोजगारी भी इसके बाद बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बजट के माध्यम से कंजम्पशन को बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यहां पर पुलिस मुख्यालय में अधिकारियों के सम्मेलन में शिरकत की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मौके पर उत्तराखंड पुलिस को और आधुनिक बनाने के लिए कई बिंदुओं पर चर्चा कर अपनी सहमति प्रदान कर जानकारी देते हुए कहा है कि प्रदेश में IRB के 3 बटालियन को बनाया जाएगा, जिससे गैर सैन्य में तैनात किया जाएगा। प्रदेश के 5 पुलिस लाइन को भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए, जिनमें पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, टिहरी शामिल है। आपातकाल के दौरान पुलिस को हेली सेवा की सुविधा दी जाएगी। पुलिस मुख्यालय के नए भवन के लिए भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सहमति जताई है। विभाग ने अपना एक प्रस्तुतिकरण किया है और उसमें पुलिस विभाग ने इस तरह से राज्य की कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो प्रयास किए हैं, जो काम किए हैं, साथ ही उत्तराखंड पुलिस ने जो अपराध निवारण में जो बहुत उल्लेखनीय काम किए हैं, अगर हम देश की तुलना में देखें तो बहुत अच्छे काम उत्तराखंड पुलिस ने किए हैं। तमाम चीज़ें उन्होंने यहाँ पर अपने प्रस्तुतिकरण में सामने रखी हैं। दूसरी बात है कि उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, उन पर भी यहाँ पर विशद रूप से चर्चा हुई है। कुछ जो हमने निर्णय लिए हैं कि एक तो IRB की एक बटालियन, ये IRB 3 अभी 2 हैं, एक तीसरी गैर सैन्य में उसका बनाई जाएगी, गैर सैन्य में खोली जाएगी, जिसमें लगभग 800 के करीब 800-900 के करीब जवान और अधिकारी होंगे। जो 5 पुलिस लाइन है जिनके काफ़ी जर्जर स्थिति हो गई है, ऐसे और उसमें 5 अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ये आप इनको दे देना बाद में। उन 5 पुलिस लाइनों का उच्चीकरण करने की मैंने यहाँ पर घोषणा की है। अभी राज्य में एंटी ड्रग पॉलिसी नहीं है, तो कहा गया कि एक एंटी ड्रग पॉलिसी बनाएं ताकि उस पॉलिसी के तहत, उस नीति के तहत आगे चल करके काम किया जा सके। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपनी पुलिस विभाग के कार्यप्रणाली का प्रस्तुतिकरण किया। क्या काम हम कर रहे हैं, कितनी एफिशिएंटली कर रहे हैं, कितनी संवेदनशीलता से कर रहे हैं, क्या हमारा क्राइम वर्कआउट रेट है, कैसे हमारे ट्रैफिक का पोजीशन है, ड्रग्स में क्या कर रहे हैं, साइबर में क्या कर रहे हैं, ये सब करते हुए फिर हमने अपनी पुलिस विभाग की कैसे हम स्मार्ट बनाना चाह रहे हैं, कैसे उसको आधुनिक, संवेदनशील, जवाबदेह, ये जो स्मार्ट पुलिसिंग के जो एलिमेंट्स हैं, ये सब हम कैसे करना, टैक्स सेवी, तो वो सब का हमने उनसे प्रस्तुतिकरण किया और क्या क्या हमारी आवश्यकताएं हैं उन पर भी बात हुई। तो सर ने बहुत ही आज सकारात्मक रूप दिखाया है, बहुत सारी बातों पर सहमति दी है। एक सहमति जैसा आपको पता है कि जो हमारी 5 पुलिस लाइनें हैं जो पुरानी हैं, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, ये इनके भवन जर्जर हो चुके हैं, तो इसमें नए प्रशासनिक भवन बनाए जाएंगे, इनको सुधारा जाएगा। इसी तरह से एक उन्होंने कहा कि IRB 3 का गठन जो है, पहाड़ों में अभी तक हमारी एक भी बटालियन नहीं थी, तो पहाड़ों में फिर फोर्स को जाने में बहुत समय लगता था। वैसे में जैसे विधानसभा खुल गई है तो वहाँ ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता होगी, तो उन्होंने वैसे के क्षेत्र में एक IRB 3 के लिए एक सैद्धांतिक सहमति दी है कि इसको वहाँ खोला जाएगा। भले ही आपने किसानों के अनेकों प्रदर्शन देखे होंगे, लेकिन ऊधम सिंह नगर में किसान के प्रदर्शन का एक ऐसा रूप सामने आया है जो चर्चा का विषय बन गया है। प्रदर्शन भी ऐसा कि किसानों के आंदोलन को समर्पित एक दूल्हा अपनी दुल्हन को ट्रैक्टर पर ही लेने आ गया। देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के आपने कई रूप देखे होंगे, लेकिन आज जो किसान आंदोलन का एक रूप हम दिखा रहे हैं वह आपने शायद ही कहीं देखा हो। ट्रैक्टर पर बारात लाया ये दूल्हा मीडिया की सुर्खियां बन गया। देखिए रिपोर्ट। फूलों से सजा ट्रैक्टर,
स्टीयरिंग थामे हुए दूल्हा और बगल में बैठी सजी धजी दुल्हन। पीछे किसान आंदोलन के समर्थन में झंडे लेकर चलते बाराती और दुल्हन। नजारा किसानों के समर्थन में निकली किसी रैली का नहीं, बल्कि काशीपुर के सिवलजीत सिंह और बाजपुर के संदीप कौर की बारात है, जहां नव दंपत्ति ने अपने जीवन के अनमोल पल को किसान आंदोलन को समर्पित कर यादगार बना दिया। बता दें कि बाजपुर के ग्राम केशवाला निवासी तरसेम सिंह अपनी बेटी संदीप कौर का विवाह काशीपुर के टांडा धबौरा निवासी शिवलजीत सिंह के साथ तय किया था। बारात काशीपुर से बाजपुर पहुंची तो रास्ते में लोग अनोखी बारात को देखकर एक पल को चौंक गए, जहां दुल्हा सिवलजीत सिंह खुद ट्रैक्टर चलाते अपनी बारात लेकर पहुंच गया और पीछे बाराती किसान आंदोलन के समर्थन में झंडे हाथ में लिए थे। विवाह रस्में निभाने के बाद बारात विदा हुई तो सिवलजीत ने फिर ट्रैक्टर की स्टीयरिंग थाम लिया और दुल्हन संदीप कौर उनके बगल में बैठ गई। इस दौरान दोनों ने एक बार फिर किसान आंदोलन के प्रति अपना समर्थन जताया और काशीपुर के लिए निकल गए। दुल्हा सिवलजीत सिंह और उनकी दुल्हन ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। मैं शादी से 4 दिन पहले गाजीपुर से आया बॉर्डर से आंदोलन में। वहाँ 15 दिन में स्टे लगाया मैंने वहाँ पे, और सब किसान वहाँ पे पहुँचे, इसलिए मैं ट्रैक्टर पे बारात लेके आया था। कारों में तो सब लाते हैं, सब किसान वहाँ जाएं, इसलिए मैं ट्रैक्टर पे बारात लेके आया था बाजपुर तक। कानून वापिस हो, फिर 3-4 दिन बाद मैं फिर वहाँ जाऊँगा। किले की कानून वापस लिए जाएं, क्योंकि उससे फ़ायदा नहीं है किसान को कोई भी। मैं चाहती हूँ कि ये काला कानून वापस हो, और मेरी शादी हुई को अभी 3 दिन हुए हैं। मैं भी गाजीपुर बॉर्डर पे जाना चाहती हूँ। मेरी सब बहनों से अपील है कि वहाँ पर जाएं, जिस तरह से जैसे कि मैंने ट्रैक्टर पे बैठ के ये शादी की है। ट्रैक्टर पर आई बारात क्षेत्र में भी चर्चा का विषय बनी रही। ट्रैक्टर पर आई बारात से दुल्हन भी काफी खुश दिखाई दी। दुल्हन संदीप कौर ने कहा कि वे किसान की बेटी हैं और किसान आंदोलन से बहुत आहत है। फिलहाल ये शादी चर्चा का विषय बनी हुई है, जो पूरी तरह से किसान आंदोलन के समर्थन में नजर आई। के न्यूज इंडिया के लिए काशीपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ।